आज हम बात कर रहे हैं फिलीपीन में पेप्सी की एक ऐसी मार्केटिंग मुहिम की जो एक बहुत बड़ा ख्वाब दिखाने से शुरू तो हुई, लेकिन एक डरावने ख्वाब पर खत्म हुई। साल था 1992 और पेप्सी ने फिलिपाइन के लोगों से एक बहुत बड़ा वादा किया, करोड़पति बनने का मौका। ये एक ऐसा वादा था जो लाखों लोगों के लिए गुर्बत से निकलने की एक रोशन उम्मीद बन गया था। लेकिन उम्मीद का ये ख्वाब बहुत जल्द एक कौमी सानहे में बदल गया और इसकी कीमत कई इंसानी जानों ने चुकाई। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था? एक बोतल के ढक्कन का सीधा साधा मुकाबला इतना बड़ा बहरान कैसे बन गया? आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है नंबर फीवर नामी एक मुकाबले से। उसूल बिल्कुल आसान थे। हर शाम टीवी पर एक जीतने वाला नंबर बताया जाता और अगर किसी के पास पेप्सी की बोतल का ऐसा ढक्कन होता जिस पर वही नंबर लिखा है तो वो जीत जाता। और इनाम कुछ छोटी मोटी रकम नहीं, पूरे 1 मिलियन पैसों। 1992 में फिलिपाइन में ये रकम एक आम आदमी की औसत तनख्वाह से 600 गुना ज्यादा थी। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये एक पूरी जिंदगी बदल देने का टिकट था। और इसी वजह से ये मुकाबला एक जुनून की तरह फैल गया। पेप्सी का कहना है कि मुल्क की तकरीबन आधी आबादी इसमें हिस्सा ले रही थी। लोग खानदानों के साथ मिलकर ढक्कन जमा कर रहे थे, यहाँ तक कि जीतने वाले ढक्कन की तलाश में कचरे के ढेर तक खंगाले जा रहे थे। जब पेप्सी ने ये जबरदस्त मकबूलियत देखी तो उन्होंने मुकाबले को मजीद 5 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया और यही वो फैसला था जो आगे चलकर सब कुछ तबाह करने वाला था। आइए देखते हैं कि ये तकनीकी गलती हुई कैसे। हुआ ये कि पहले तो मुकाबला बढ़ाया गया, फिर जिस कंप्यूटर प्रोग्राम से जीतने वाले नंबर चुने जा रहे थे उसमें एक गड़बड़ हो गई और आखिर में एक ऐसा नंबर जो असल में जीतने वाला था ही नहीं, उसे गलती से फातेह करार दे दिया गया। और फिर आई वो रात 25 मई 1992 को शाम की खबरों में जीतने वाला नंबर बताया गया और वो नंबर था 349। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। पेप्सी का मंसूबा तो ये था कि सिर्फ 2 ऐसे ढक्कन होंगे जिन पर 439 लिखा होगा, लेकिन कंप्यूटर की खराबी की वजह से ये नंबर ना जीतने वाली कैटेगरी में चला गया और फैक्ट्रियों ने 6 लाख से ज्यादा ऐसे ढक्कन छाप दिए। जब पेप्सी को अपनी अरबों की गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने इनाम देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कंप्यूटर की गलती थी और खैर सगाली के तौर पर हर जीतने वाले को सिर्फ 500 पैसों की पेशकश की, यानी असल इनाम का 1% भी नहीं। ये तो एक मजाक था। बस फिर क्या था? लोगों के लिए ये पेशकश एक तौहीन से कम नहीं थी। उनके जिंदगी बदल देने वाले ख्वाब एक झटके में टूट गए थे और ये मायूसी बहुत जल्द बेकाबू गुस्से और तशद्दुद में बदल गई। मुश्तल हुजूम ने पेप्सी की हर चीज को निशाना बनाना शुरू कर दिया। फैक्ट्रियों पर हमले किए गए, खिड़कियों पर मोलोटॉव कॉकटेल फेंके गए और दर्जनों पेप्सी ट्रकों को बमों से उड़ा दिया गया। लेकिन कहानी में एक चौंका देने वाला मोड़ उस वक्त आया जब ये सवाल उठने लगा कि क्या ये सारा तशद्दुद वाकई सिर्फ मुश्तइल अवाम का काम था या उसके पीछे कोई और कहानी थी। और फिर एक पुलिस ऑफिसर की गवाही ने सबको हिला के रख दिया। इल्जाम यह था कि पेप्सी ने खुद किराए के गुंडों को भर्ती किया था जो मुजाहिरीन के भेस में तशद्दुद को हवा दे रहे थे ताकि जीतने वालों की तहरीक को बदनाम किया जा सके। खैर, पेप्सी ने हमेशा इन इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद किया है। सड़कों पर जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब असल जंग शुरू हुई थी अदालतों में। ये एक लंबी और थका देने वाली कानूनी लड़ाई का आगाज था। जीतने वालों ने कोलिशन 349 नामी एक ग्रुप बनाकर $400 मिलियन का मुकदमा कर दिया। शुरू में तो लगा कि इंसाफ मिलेगा, खास तौर पर 1993 में जब अदालत ने पेप्सी के 9 बड़े अफसरों के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। लेकिन ये उम्मीद ज्यादा देर कायम न रही। अगले ही कुछ महीनों में ज्यादातर केसेस खारिज कर दिए गए। ये कानूनी जंग पूरे 14 साल तक चलती रही और आखिरकार 2006 में फिलीपाइंस की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पेप्सी उस नुकसान की जिम्मेदार नहीं है। तो इस पूरी कहानी का अंजाम बहुत तल्ख था। आइए देखते हैं कि इस तबाही का हतमी हिसाब क्या निकला। सबसे भारी कीमत इंसानी जानों की सूरत में अदा की गई। इस पूरे बहरान में कुल 5 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे और इनके अलावा दर्जनों लोग इस अफरा तफरी और तशद्दुद में जख्मी भी हुए हैं। और इतनी बड़ी तबाही के बाद पेप्सी को जो कुल जुर्माना अदा करना पड़ा वो था हैरानकुन तौर पर सिर्फ 1.5 लाख पेसो। फिर इन वाकयात के तकरीबन 30 साल गुजरने के बाद पेप्सी की तरफ से एक बयान आया जिसमें उन्होंने अपनी गलती से होने वाली तकलीफ पर गहरे अफसोस का इजहार किया। ये पूरा वाकया एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब कोई बड़ा ब्रांड कोई वादा करता है तो उस वादे की असल कीमत क्या होती है, और जब वो एतमाद टूटता है तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेता है।